बिहार एसएससी क्वेश्चन पेपर 2025 बीएसएससी एग्ज़ाम का दोस्तों ये लेटेस्ट एग्ज़ाम का पेपर है। तो चलिए आप सभी 150 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन देखिए दोस्तों, CGL4 का जो पैटर्न है 150 क्वेश्चन वाला, उसी पैटर्न पर ये परीक्षा ली गई है। तो आप में से जो भी इंटर लेवल BSO CGL4 की परीक्षा देने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से फुल पेपर डिस्कशन देखिए दोस्तों, पैटर्न में आयोग की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है। जीके में देखिएगा तो 70-75 क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार सीधा 100 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया गया और बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप सभी फुल पेपर डिस्कशन देखिए, कहाँ से कैसे क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, उस अनुसार आप तैयारी कीजिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। टोटल 600 मार्क्स की परीक्षा है, टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा सिलेबस पैटर्न को लेकर चीज़ है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच। तो जो CGL एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार ये अभी 10 अगस्त को परीक्षा ली गई है। तो चलिए आप सभी देखिए फुल पेपर डिस्कशन, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप CGL एग्जाम दीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको हूबहू रिपीट भी देखने को मिलेगा, और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस अनुसार आपको तैयारी करना है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव में देखिएगा तो बिहार जीके से टोटल 14 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्या होता था कि 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो रिजल्ट के लिए अब आपको बिहार जीके बहुत ही निर्णायक रहने वाला, और बिहार जीके में जो भी क्वेश्चन पूछा गया अच्छे लेवल का। तो चलिए अच्छे तरीके से पूरा डिस्कशन आप सभी देखिए। शुरू में देखिएगा तो ये समान अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। अधिकार परीक्षा रीट तब जारी की जाती है जब, यहाँ पर देखिएगा क्यो वारंटो। तो देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह से इंग्लिश हिंदी और दोनों में क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जो भी मीडियम वाले हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकार परीक्षा दोस्तों तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उस काम के लिए नहीं रहता, आप काम करते हैं तब, तो यानी कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता हो, तो ये वाला हो जाएगा। उस व्यक्ति को ये अधिकार नहीं रहता और बिना अधिकार का काम करेंगे तब। अगला देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से रिपीट किया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी हार्ड वाला है ये सब देखिएगा तो BPSC के परीक्षाओं से रिपीट किया गया है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से ज़रूर कंप्लीट करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये देखिएगा दरोगा में भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो शामिल है दोस्तों अनुच्छेद 48 का क या 48A, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कथन है और आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए अभी कथन यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संविधान के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है। ये देखिएगा दोस्तों अभी BPSC की ओर से हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा ली जा रही है 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया है। बस ये रहता है कि थोड़ा इसमें आपको ऑप्शन चेंज देखने को मिलेगा। और देखिएगा तो इसी तरह संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज़ें पूछा जा रहा है। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। और ये वाले विधेयक में देखिएगा तो राष्ट्रपति जो है इस पर रोक नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति को सहमति देना रहता है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर है संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये वाला कथन दोस्तों गलत है। संविधान संशोधन में देखिएगा तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, साधारण विधेयक पर, और दूसरा देखिएगा तो वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है। तो ये 2 फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये वाला कथन गलत हो गया। तो इसमें कौन सा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, बिहार जी के सभी सेक्शन आपको देखना जरूरी है। करेंट अफेयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक, बिहार पंचायती राज, हर टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। यह है कि बस रीजनिंग को डाउन कर दिया गया है। अगला देखिएगा, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। तो ये जो है दोस्तों AI शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, तो फ्रांस से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर है बिहार की आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सी है। तो देखिए बिहार का राज्य के वृक्ष का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बरगद होगा या फिर पीपल होगा। बिहार का राज्य के वृक्ष क्या है, बरगद या पीपल में क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा पक्षी पूछा गया, तो पक्षी में जो है दोस्तों गौरैया है, और यहाँ पर घरेलू गौरैया, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश नाम एस्पैरो है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गौरैया की जगह पर एस्पैरो भी दिया जा सकता है। अगला देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया है।
ये अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो बीपीएससी डीएसओ में भी 3 अगस्त को पूछा गया था। तो यानी देखिएगा प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और खास करके आपको एग्जाम में कुछ भी उटपटांग नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को तैयारी में देखिएगा तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं 3 फॉर्मेट में। पहला तो ये हो गया कि आपको वन लाइनर फॉर्मेट में, दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में 4 ऑप्शन वाला रहेगा, तीसरा वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ में जो नया पैटर्न है बिहार एसएससी का, उस पैटर्न के अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि बिहार जीके यहाँ पर कैसे आ गया, तो देखिए अभी से नहीं, हम आप लोगों को देखिएगा दोस्तों पिछले 1.5-2 साल से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि बिहार जीके भी आप लोगों को पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो पैटर्न को लेकर स्पष्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार जीके। ये देखिएगा तो अभी से नहीं, ये CGL-4 का कोर्स जब लॉन्च किए थे उसी समय से आप लोगों को बताते आ रहे हैं। इंटर लेवल में भी आपको बताए थे कि यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन आपको बिहार जीके से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो अभी इंटर लेवल की परीक्षा नहीं हुई है, बिहार एसएससी आयोग की ओर से जो भी अभी परीक्षा ली जा रही है उसमें यहाँ पर बिहार जीके पूछना शुरू कर दिया गया है। इस एग्जाम में देखिएगा 14 क्वेश्चन पूछा गया, मिनिमम ये है दोस्तों 10 क्वेश्चन आएगा ही, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही निर्णायक रहने वाला है। तो अगर आप न्यू पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ 100+ क्वेश्चन बैंक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और ऐसी तैयारी आपको कहीं और नहीं होने वाला है। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम रखे हैं, 500 से भी कम है और अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो हो गया प्रीवियस ईयर में अभी भी पूछा गया था और आपको ध्यान ये रखना है कि पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार दोस्तों 23 अगस्त 2024 को जो मनाया गया तो 2024 से शुरू किया गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो ये देखिएगा 2023 के जुलाई में लॉन्च किया गया था और ये 23 अगस्त को लैंडिंग हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि पहली बार अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था, तो 2024 में मनाया गया था। अगला देखिएगा 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसमें देखिएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यूएनए से देखिएगा तो यहाँ पर मान्यता सब कुछ मिला है, तो इसलिए अलग अलग देशों में भी ये मनाया जाता है। तो ये इस बार देखिएगा तो 191 देशों में ये मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर हो जाएगा 21 जून 2025 और फिर ये देश से रिलेटेड पूछा गया है, इस बार करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो 191 देश होगा आंसर। अगला देखिएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूची क्रमशः राज्य और समवर्ती सूची। देखिए ये जो सूची है दोस्तों इसमें देखिएगा तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में इसके बारे में प्रावधान है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। तो संघ वाला हो जाएगा पहला, राज्य सूची हो जाएगा दूसरे नंबर का, समवर्ती सूची हो जाएगा तीसरे नंबर का। तो आपसे जो पूछा गया राज्य और समवर्ती, तो दूसरा तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था। अगला देखिएगा विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है विधान परिषद हर 5 वर्ष में भंग हो जाती, जो कि गलत है। ये देखिएगा तो अस्थायी होता है तो भंग तो होगा नहीं। सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये भी गलत है, 6 साल के लिए किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष बाद पूरा हो जाता है, ये भी गलत है। तो बचा कौन, ये, और ये वैसे सही है। 1/3 सदस्य देखिएगा तो इसमें रोटेशन चलता रहता है, 1/3 सदस्य रिटायर्ड होंगे उसके जगह पर फिर नया आएंगे, इस तरह से, इसलिए ये परमानेंट है, तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन समिति का भाग नहीं है। तो देखिए इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी है, भारत के प्रधानमंत्री ये भी है, भारत के उपराष्ट्रपति, ये जो दोस्तों दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए जो भी इस तरह की कमेटी रहता है तो इसमें देखिएगा तो विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री ये सब भाग लेते हैं, लेकिन आप ना के बराबर देखिएगा उपराष्ट्रपति इस तरह की समिति में भाग लेते, तो उपराष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या। अभी बीपीएससी में लेटेस्ट में ये पूछा गया था, तो रोबोट का नाम पूछा गया 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। तो इसका नाम जो है दोस्तों व्योम मित्र है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्योम मित्र। अगला देखिएगा विम्बलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए विम्बलडन का जो हो जाएगा जैनिक सिनर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे।
तो देखिए जिस तरह से भारत में देखिएगा प्रमुख निर्माता में प्रथम प्रधानमंत्री है, उसी तरह से इधर भी हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन वैसे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इधर होगा महामहिम जिग्मो दोरजी वांगचुक। तो ये वाला सही है आंसर। अगला देखिएगा यहाँ पर है विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ये देखिए एक प्रकार का ये मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था। तो इसमें इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो पीएम, ये भी पूछा जाता है। तो 1 से 4 मई के बीच ये आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था। तो भारत मंडपम जो दिल्ली है गलत है, तो इसमें पहला सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। तो 14 का जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखिएगा भारत नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में संशोधन किया गया था। ये जो संशोधन किया गया था दोस्तों कोसी समझौता हो जाएगा 1966, एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देखिए ये सब बिहार जीके से अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बिहार जीके से पूछा गया है। अगला देखिएगा महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर है यूनानी स्रोत उनकी सेना को छोटी और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हैं, ये गलत है। इसके बाद वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और भिक्षुकों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजते थे, ये भी गलत है। यहाँ पर दूर दराज जो लिखा है। इसके बाद उन्होंने केवल मगध क्षेत्र पर शासन किया, इसका विस्तार नहीं किया, तो ये भी गलत है। शासन का विस्तार हर राजा करता है, तो ये भी किया था। तो सी ऑप्शन जो दिया हुआ ये सही है। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की, अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए, तो ये वाला सी ऑप्शन सही है, सही पूछा गया था इसमें। अगला देखिएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली पर्यायप्रस्ती की रचना किसने की? पर्यायप्रस्ती की रचना दोस्तों हरिसेन ने की, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए टोटल 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। रीजनिंग का आगे क्वेश्चन है, मैथ का है, सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, बिहार जीके सब कुछ, तो पूरा देख लीजिए आप सभी। अगला देखिएगा कौन सा संधि भारत नेपाल के बीच? देखिए इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर का, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सुगोली की संधि होगा, पिछली बार CGL 3 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, सुगोली की संधि से रिलेटेड तीनों शिफ्ट में पूछा गया था। एक में वर्ष पूछ लिया गया था, एक में पूछा गया था किसके बीच हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये वर्तमान से रिलेटेड चीज़ है। सुगोली की संधि जो हुआ था ब्रिटिश भारत यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पर स्पेशल भारत और नेपाल जो कि लेटेस्ट रिलेटेड पूछा गया, स्थायी संबंध के बारे में पूछा गया है। तो डी ऑप्शन सही होगा, शांति और मैत्री संधि 1950, ये वाला सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर है पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासन के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से क्या था? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग की ओर से अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ। अगला देखिएगा कौन सा विकल्प उच्च तंगुता वाले ओजोन परत की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? देखिए यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये तो ओजोन परत को नष्ट ही करता है CFC। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन अणु, देखिए नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ें है तो ओजोन से रिलेटेड तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड परावैंगनी UV किरणों को अवशोषित करके ओजोन परत को अनुपरिवर्तित करती है, तो देखिए ये वाला भी नहीं होगा, CO2 से इसमें कोई खास मतलब नहीं है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों परावैंगनी विकिरण, देखिए परावैंगनी विकिरण जो होता है ये हानिकारक होता है, और अवरक्त किरण देखिएगा दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। तो ज़्यादातर जो शरीर से रिलेटेड चीज़ें मांसपेशी ये सब चीज़ों में प्रयोग जो किया जाता है इलाज के लिए, तो अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है यहाँ पर परावैंगनी किरणें, तो ये हानिकारक होता है। परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, तो ये वाला सही है। और ओजोन परत जो है यही परावैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर है भारत के पायरेट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पायरेट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो देखिए अब बिहार जीके से रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। तो पायरेट देखिएगा दोस्तों 95% हिस्सा बिहार में, और ये कहाँ होगा? तो रोहतास होगा इसका, रोहतास कैमूर वाले क्षेत्र में ये सब का उत्पादन है, तो पायरेट का क्या हो जाएगा? रोहतास। अगला देखिएगा तृतीयक क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल होती है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। कारण यहाँ पर है तृतीयक क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवा सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती है। देखिए पहला जो दिया हुआ है ये गलत है, दूसरा इसमें सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन ए जो है यहाँ पर गलत है और कथन आर सही है, तो यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखिएगा दोस्तों विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था?
देखिए दोस्तों, अभी से नहीं, पिछले देखिएगा तो 1.5-2 साल से आप लोगों को बताते आ रहे, ये देखिएगा तो आप लोगों को स्पष्ट कर दिए थे कि बिहार जीके इस बार अच्छा खासा पूछा जाएगा, इसलिए देखिएगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और बिहार जीके का देखिएगा अभी बिहार पुलिस की परीक्षा ली जा रही थी, तो उसमें 9-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये देखिएगा कंटेंट बिहार पुलिस में प्रोवाइड करवाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहा था। तो ये आप लोगों को CGL 3 में भी PDF दे दिए हैं। CGL 4 वाले कोर्स में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक और 6-7 पेज का PDF मिलने वाला है। उसमें क्या रहेगा कि बिहार के इतिहास से रिलेटेड चीज़ें, जो भी चीज़ें BPSC में पूछा जा रहा है, अभी इसमें हो क्या रहा है कि BPSC लेवल का चीज़ें पूछा जा रहा है, तो उस अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। तो सभी कंटेंट आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ये देखिएगा तो मेन जो फैक्ट VVIA है बिहार पुलिस के पर्पज़ से बनाया गया था, तो अब आपको CGL एग्जाम में BPSC लेवल का पूछा जा रहा है, तो उस अनुसार अपडेट कर देंगे। ये देखिएगा बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से रिलेटेड चीज़ें, कौन से फसल उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। ये देखिएगा 10-12 पेज का है और इसमें लगभग देखिएगा तो कंप्लीट है। एग्जाम में आपको इससे बाहर से चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी निचोड़ चीज़ें हैं सब इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। तो अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को देखिएगा जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि बिहार जीके सब कुछ हम आप लोगों का भी नहीं, पिछले 1.5-2 साल से बताते आ रहे हैं तैयारी सब कुछ को लेकर कि बिहार जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो अगर आप नहीं देख करके जाइएगा तो 14 में से क्या होगा कि 4-5 आपका बनेगा और 10 नहीं बनेगा, फिर आप सीधे बाहर हो जाइएगा। जो बाकी के स्टूडेंट रहेंगे मैक्सिमम बना करके आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और नए पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करना है। अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर बाद में कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में है। तो देखिएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। और ये गोपाल जो है स्थापना नहीं किए हैं, स्थापना कौन किए हैं, तो धर्मपाल किए हैं। तो धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भागलपुर में। जगह का नाम भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिएगा तो एक और नया विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ये तो हो गया प्राचीन काल से रिलेटेड। अभी वर्तमान में भी बनाया जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अभी तैयार नहीं हुआ है। तो धर्मपाल इसका हो जाएगा। और जगह का नाम पूछेगा तो भागलपुर। अगला देखिएगा भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए ये रुपया चिन्ह से रिलेटेड बिहार SSC अब तक 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। D उदय कुमार रुपया का चिन्ह कौन डिजाइन किया था, कहाँ पर पढ़ रहे थे, कब दिया गया है, सब कुछ देखिएगा तो पहले से पूछा गया, अब इस तरह से पूछा जाने लगा। तो यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन R के एकीकृत करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर इसे 2010 से पहले अपनाया गया। तो देखिए इसको जुलाई 2010 में अपनाया गया, 2010 में अपनाया गया। ये बिहार SSC में पहले भी पूछा गया है। और D उदय कुमार का नाम भी पूछा गया। रुपया का चिन्ह जो बनाया है IIT बॉम्बे के उस समय छात्र थे D उदय कुमार। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 जिस भी ऑप्शन में आपको देख रहा है अलग कर दीजिए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये यहाँ पर चलिए नहीं है, तो पहला और यहाँ पर D में होगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो सबसे सटीक जो ऑप्शन है दोस्तों ये पहला दूसरा वाला है। और इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता किया गया था, तो ये भी गलत है। इस तरह का कोई भी डिज़ाइन रहता है तो इसके लिए कंपटीशन बुलाया जाता है, ओपन कंपटीशन रहता है, सभी डिज़ाइन करते हैं, फिर उसमें से 4-5 डिज़ाइन को सिलेक्ट किया जाता है, फिर इसके बाद एक फाइनल किया जाता है। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी सब इसमें गलत है। अगला देखिएगा किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI की ओर से ये घोषणा की गई है। अगला देखिएगा बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया। ये जो बनाया गया है 1912 में, तो आपको डेट के साथ याद रखना है। घोषणा कब हुआ है, तो 22 मार्च 1912 को। और पूछेगा बिहार एक राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ, तो 1 अप्रैल 1912। अप्रैल वाला भी ध्यान रखिएगा। देखिए घोषणा है 22 मार्च को, इसलिए बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर बिहार जो आधिकारिक रूप से जो राज्य बना है ये 1 अप्रैल से है, तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल, यह किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। देखिए यहाँ पर बारानाजा पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली से रिलेटेड पूछा गया, जिसमें देखिएगा तो एक साथ 12 फसलों की खेती है। ये जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है, उत्तराखंड हो जाएगा आंसर। कृषि से रिलेटेड इसमें पूछा गया है। अगला देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC बैठक के दौरान 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित की। ये देखिएगा दोस्तों तो हर यहाँ पर तिमाही 6 माही में अलग अलग तरीके से जारी किया जाता है, तो लेटेस्ट के अनुसार आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 6% वाला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की
विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, तो ये बिल्कुल है। इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। दोहरी नागरिकता वाला दोस्तों प्रावधान नहीं है। भारत में देखिएगा तो एकल नागरिकता का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो डुअल सिटीजनशिप जो है ये गलत है दिया हुआ। अगला देखिएगा ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये देखिएगा तो बिहार पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें पूछा गया है और लेवल इसका देख सकते हैं आप सभी। इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। देखिए यहाँ पर है यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी निकाय है, तो ये दोस्तों बिल्कुल अस्थायी निकाय। देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग चीज़ें है। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि मुखिया, वार्ड सदस्य ये सब होता है, तो उसमें देखिएगा 5-5 साल के लिए चुनाव होता है, तो इस तरह की प्रक्रिया उसमें रखा गया है। तो ये देखिएगा तो एकमात्र अस्थायी इकाई है, ये सही है। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाए। देखिए जब यह अस्थायी इकाई है तो फिर 5 वर्ष के लिए कैसे गठन होगा, तो ये जो 5 वर्ष दिया गया है जो कि यहाँ पर गलत है। तो यानी पहला स्टेटमेंट अस्थायी वाला सही और 5 वर्ष का जो लिमिट लगाया गया जो कि गलत है। इसके बाद इसकी शक्ति और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाए। देखिए पंचायती राज वाली चीज़ें जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत है, यानी राज्य के स्पेस डिसीजन सब कुछ रहता है, तो राज्य विधानमंडल इसमें कानून बनाएगा, ये भी सही है। इसके बाद देखिएगा इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। अब आप कहिएगा कि मुखिया का तो चुनाव होता है। देखिए मुखिया ग्राम सभा से रिलेटेड नहीं है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों में अंतर है। तो मुखिया ये सब चीज़ों का जो चुनाव होता है दोस्तों ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड चुनाव रहता है, तो इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते, ये भी सही है। तो इसमें देखिएगा गलत कौन हो जाएगा, ये 5 साल वाला गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। इसका गठन 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये गलत है। चलिए क्लियर हो गया अच्छे से, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में अंतर है। ग्राम पंचायत में 5 साल के लिए होता है और इसमें चुनाव होता है। न्यूनतम उम्र का कंडीशन ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, उम्र भी पूछा जाता है। ये सब आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवा देंगे। अगला देखिएगा पंचायती राज, फिर से पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रकार की देखरेख करते हैं। ये देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बनाइए इसको। अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट किए रहिएगा तो फिर आपको बना लीजिएगा आसानी से। अभी देखिएगा बिहार विधानसभा एएसओ में भी पिछले साल 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया और भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 3-4 बार अब तक ये पूछा जा चुका है। देखिए ये जो होता है दोस्तों विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विकेंद्रीकरण। अगला देखिएगा महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। देखिए पहला जो हुआ है राजगीर में, राजगीर कहाँ है तो नालंदा जिला में, और ये दूसरा जो हो जाएगा पावा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पावा। अगला देखिएगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था दोस्तों 1952 में, तो 1952 वाला एक ही ऑप्शन है, अक्टूबर 1952, जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पीएम। अगला देखिएगा यहाँ पर 1993 में, 73 में, 74 में संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की। चलिए ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये 73 में संविधान संशोधन द्वारा क्या लाया गया था, तो त्रिस्तरीय संघीय संरचना। इसमें देखिएगा पंचायती राज हो गया 73वां का, 74वां में हो गया यहाँ पर नगर से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड चीज़ें, तो इसमें त्रिस्तरीय संरचना का है। अगला देखिएगा यहाँ पर बिहार की आधिकारिक भाषाएँ कौन सी है। तो बिहार की आधिकारिक भाषाएँ कौन सी है बताइए आप सभी। देखिए बिहार की प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदी है, दूसरा है उर्दू, और भारतीय संविधान में देखिएगा बिहार से रिलेटेड जो भाषा शामिल है मैथिली शामिल है। आगे ये भी पूछा गया है, भोजपुरी शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। उर्दू को कब दर्जा दिया गया, तो 1984 में, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, इसे 1984 में दर्जा दिया गया है। अगला देखिएगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित हुए। ये दोस्तों 5 शहर में इसका आयोजन किया गया है। 5 में देखिएगा तो पहला पटना हो गया, दूसरा राजगीर यानी नालंदा, तो राजगीर हो गया, पहला पटना, दूसरा राजगीर, तीसरा गया, चौथा भागलपुर, 5वां बेगूसराय। तो यानी बी ऑप्शन में जो दिया हुआ ये सही है। और ये देखिएगा तो इसमें जो शुभंकर था गज सिम्हा था, गज यानी हाथी और सिंह दोनों इसमें मिला करके एक बनाया गया था और गज सिम्हा इसका नाम रखा गया था शुभंकर का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस मंत्रालय ने बेयर फूड टेक्नीशियन बीएफटी परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई। ये जो शुरू किया गया दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए। अगला देखिएगा 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की।
तो देखिए ये फेवरेट टॉपिक है बिहार एसएससी का, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, ये सबसे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कौन किया है, तो योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में। ये कब तक चला, तो 2015 तक। और फिर देखिएगा तो यहाँ पर 2014 तक, 1 जनवरी 2015 को फिर क्या हुआ कि नीति आयोग का गठन हो गया। तो सही आंसर कौन होगा, योजना आयोग। अगला देखिएगा दोस्तों, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। तो ये जो है ईशान किशन को नियुक्त किया गया। तो ईशान किशन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड है। अगला देखिएगा, 7 मई 2024 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। तो ये देखिएगा पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो युद्ध से पहले देखिएगा तो 7 मई को ये मॉक ड्रिल चलाया गया था। तो ये सब जो जिम्मेदारी है दोस्तों रक्षा मंत्रालय इन सभी का नहीं रहता है। डीआरडीओ का तो बिल्कुल होगा ही नहीं। डीआरडीओ का जो काम रहता है अशस्त्र ये सब बनाया। नागरिक से रिलेटेड जो भी कामकाज रहेगा ये जो होता है गृह मंत्रालय का होता है, होम मिनिस्टर का। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम हो जाएगा यहाँ पर, तो गृह मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया। तो टाइगर ट्रम्प का आयोजन जो किया गया है भारत और यूएसए के बीच, सही आंसर हो जाएगा यूएसए। और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, ये भी याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। अगला है दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना है। तो देखिए यहाँ पर डी गुकेश बना है, तो डी गुकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। तो देखिए श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। अगला यहाँ पर है राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड आपको मिलाना है, देश और मुद्रा दिया हुआ। देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, ये पहले से दरोगा में पूछा गया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चीन, तो चीन का युआन है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा रैंड और मैक्सिको का हो जाएगा पेसो। तो इस तरह से यहाँ पर मिलान हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। अगला देखिएगा दोस्तों, किस देश की 3 अलग अलग राजधानी है जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्रों के रूप में कार्य करती है। तो ये देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। अगला देखिएगा, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार को भागीदार को चिन्हित किया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही से रिलेटेड पूछा गया। भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विनोबा भावे। और बिहार से रिलेटेड श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, तो श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, बिहार जीके का जो भी क्वेश्चन पूछा गया 6 लेवल का पूछा गया है, और सीजीएल में आपको थोड़ा लेवल और अप देखने को मिलेगा। तो अभी देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ये सब देखिएगा बीपीएससी लेवल का है। बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप लोग क्या करते हैं, बिहार जीके का कंटेंट सब कुछ तो पहले से प्रोवाइड करवाए, बाकी जो बीपीएससी लेवल का ये सब चीज़ें पूछा जा रहा है, तो बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है बिहार जीके से रिलेटेड सब आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, और कंटेंट सब कुछ आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप आसानी से एग्जाम मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाए। तो अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। देखिए आप सोच रहे होंगे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो आप देख ही रहे हैं कि जीके का वेटेज बढ़ गया, 100 क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ रीजनिंग अब मात्र 50 है, तो आप 50 में 50 भी बना लीजिएगा। तो इधर दोस्तों आपको जीके 100 में से 70 क्वेश्चन साइंस, जीके, करंट अफेयर्स ये सही होना चाहिए, तब जाकर के 120 स्कोर होगा, फिर रिजल्ट हो पाएगा। तो यानी जीके का आप देखिएगा तो बहुत अधिक वेटेज हो गया है। अगर पुराने पैटर्न पर भी पूछा जाता है, 75-75 करके भी पूछा जाएगा, तब भी आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि आपको जीके में तभी यह धर आपको मैथ रीडिंग पूरा बनेगा, तो जीके में कम से कम 50-55 स्कोर होना चाहिए। तो यानी आप जीके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं न्यू पैटर्न के अनुसार, तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सी द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था। तो ये जो है दोस्तों बिहार की जनता की आवाज़, बिहार पीपुल्स वॉइस, ये शुरू किया गया था। अगला देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17, ये लास्ट योजना है। फिर इसके बाद क्या आ गया, नीति आयोग। तो इसमें कौन सा उपशीर्षक दिया गया, तो तेज, अधिक और समावेशी सतत विकास, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा बिहार कितने जिलों राज्यों से लगती है सीमा, बिहार की सीमा। तो देखिए बिहार की सीमा एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ लगती है, बाकी इधर 3 राज्य में कौन कौन है, यूपी हो गया,
फिर इसके बाद झारखंड हो गया, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो गया। इन 3 राज्यों के साथ है, यूपी के साथ है। तो यूपी के साथ आप सभी देखिएगा तो 8 जिला लगा हुआ है, झारखंड के साथ भी 8 लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 लगा हुआ है। नेपाल जो है, नेपाल के साथ 7 जिलों की सीमा है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो 3 राज्यों से लगती है, जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक देश नेपाल के साथ लगती है। अगला देखिएगा, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कणिकीय पदार्थ यानी पीएम, तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर पीएम। देखिए जितना ये खतरनाक रहता है ना धूलकण, जितना महीन वाला रहेगा ये देखिएगा तो फेफड़ा में अंदर तक गहराई तक प्रवेश करता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा करता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए जो हार्ड कण रहता है यानी देखिएगा तो पीएम जैसे 10 हो गया। तो ये सब क्या रहेगा कि नाक में जो बाल रहता है इन सभी चीज़ों से चिपक करके ज़्यादा अंतर तक फेफड़ा तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जितना ये महीन कण रहेगा ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये वाला जो कथन दिया हुआ ये सही है। इसके बाद देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। तो ये वाला भी सही है। अब देखिएगा तीसरा जो दिया हुआ दोस्तों ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जन हो। देखिए यहाँ पर मुख्यतः शब्द जोड़ दिया गया है। अगर ये नहीं रहता तब ये भी ऑप्शन सही रहता है। SO2 क्या होता है कि ज्वालामुखी से तो निकलता ही है, साथ ही इधर वाहनों के धुआं, औद्योगिक जो भी यहाँ पर धुआं रहता है ये सब चीज़ों से भी निकलता है। तो ये मुख्यतः शब्द के कारण से ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। अगर मुख्यतः नहीं रहता तो ये ऑप्शन भी सही था। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? देखिए दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 और ये कितने दिनों तक चली थी? 24 दिन। बीपीएससी में ये पूछा गया है। तो 24 दिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो 12 मार्च से शुरू हो जाएगा। देखिए अगला फिर से बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सी कृषि प्रणाली? तो 3 कठिया प्रणाली। इसमें क्या होता था कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था। तो देखिए यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पहले पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सी समिति गठन किया गया था? तो चंपारण कृषि समिति। चंपारण कृषि समिति का ये था कि यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया जाए और जो भी किसानों से वसूली किया गया तो 25% इसमें मुआवजा भी दिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कितना दिया गया था? 25%, 50%, 100% ऐसे करके 25%। कौन सी समिति गठन किया गया था? तो चंपारण कृषि समिति। और ये 3 कट्ठिया प्रणाली में कितना हिस्सा था? तो 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था अनिवार्य रूप से। फिर इसके बाद गांधी जी आए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर समिति का डिसीजन आने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, ऑप्शनल रखा गया, जिसको करना रहेगा करेंगे और फिर करने के एवज में एक्स्ट्रा मुआवजा भी सब कुछ दिया जाएगा। तो 3 कट्ठिया प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? देखिए ये जो आंदोलन है 1927 में चला था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1927। अगला है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? देखिए जब संविधान अंगीकार किया गया था उसी समय प्रस्तावना को अपना लिया गया। और ध्वज वाला देखिएगा आप सभी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ध्वज का अलग डेट है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान जो होगा 24 जनवरी 1950 यानी जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले। तो इसमें देखिएगा पूछा गया प्रस्तावना से, तो प्रस्तावना कब होगा? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया था तब। और 26 जनवरी 1950 को देखिएगा तो पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। अगला देखिएगा, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? देखिए प्रारंभ में जो है इसमें 10% देना पड़ता है। तो 10% लागत का 10% ये हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है? देखिए कुछ चीज़ें बहुत पहले का पूछ लिया गया। ये देखिएगा अभी का नहीं है, 2020 का, जब बिहार में जल जीवन हरियाली लाया गया था मिशन 2019 में। तो फिर 1 साल बाद 2020 का है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है? प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना चाहिए। तो ये बिहार का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसमें से
आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है NHPC लिमिटेड के स्वामित्व संचालन वाले 24 बिजली घरों में से 31 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों सिक्किम में है। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सूची में शामिल किया गया? देखिए आपको लग रहा होगा गरबा होगा, तो गरबा को जो शामिल किया गया है दोस्तों 2023 में, और छऊ को देखिएगा 2010 से पहले शामिल किया गया। रामलीला ये सब बहुत पहले, कभी से 10 से 15 साल पहले सबको शामिल किया गया। लेटेस्ट में देखिएगा 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, तो दुर्गा पूजा इसका सही आंसर होगा। 2021 से रिलेटेड पूछा गया, गरबा 2023, छऊ, रामलीला ये सब पहले शामिल किया गया है, तो 2021 दुर्गा पूजा होगा। और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। अगला देखिएगा, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में BR गवई है, और सीरियल नंबर भी आपको ध्यान रखना है 52वां। सीरियल नंबर भी आने वाले टाइम में पूछा जाएगा। तो न्यायमूर्ति भूषण कृष्ण गवई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? तो देखिए यहाँ पर कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिएगा निर्माण, विनिर्माण ये सब जो है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का है, तो द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और सेवा जो होता है तृतीयक क्षेत्र में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा आप सभी बनाइए पहले खुद से, और आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आपको बताना जो है दोस्तों भीतर से बाहर की तरफ बताना है। देखिए जिस तरह से होता है सियाल, सीमान, नीफे, तो नीफे देखिएगा निकेल फेरस वाला सबसे अंदर होता है, तो सबसे बाहरी परत जो होता है दोस्तों भूपर्टी होता है। भूपर्टी यानी पहाड़ी आवरण, फिर इसके बाद होता है मेंटल, फिर नीचे सबसे नीचे में जो होता है क्रोड होता है यानी कोर, तो कोर, मेंटल, क्रस्ट। पृथ्वी के नीचे सबसे अंदर क्या होगा? कोर होगा, फिर होगा मेंटल, और फिर होगा क्रस्ट, तो यानी क्रोड, मेंटल, भूपर्टी ये सही आंसर है। आपको कहा गया है कि भीतर से बाहर, तो बाहर में सबसे बाहरी आवरण भूपर्टी, फिर इसके नीचे होगा मेंटल, और सबसे नीचे होगा क्रोड। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं में सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिए 14 भाषा यहाँ पर था, फिर इसके बाद अपडेट करके अभी देखिएगा टोटल 22 भाषा है। तो पहला जो है सिंधी भाषा, और ये CGL 3 में आप सभी देखिएगा तो 23 दिसंबर वाले में पूछा गया है सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? तो 1967 में ये पूछा गया था, वर्ष पूछा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया गया, तो सिंधी इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले CGL 4 में देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, देखिए यहाँ पर भाषा एवं लिपि टॉपिक में दिया हुआ, इसलिए 5-6 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो 22 भाषाओं को मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा एक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मैथिली, डोगरी, संथाली ये तीनों है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। शुरू में देखिएगा बिहार की राजकीय भाषा भी पूछा गया था, यहाँ भी है, और भी आगे क्वेश्चन है। तो भोजपुरी देखिएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, जिसमें बिहार से रिलेटेड जो भाषा मैथिली है, संथाली झारखंड से रिलेटेड है। अगला देखिएगा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम ये जो पारित किया गया था दोस्तों 1951 में, तो 1951 सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आफ्टर 20 ईयर यानी 20 साल बाद, तो आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये जो है दोस्तों इसके जो लेखक है ओ हेनरी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओ हेनरी। अगला देखिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसमें तारापुर, साइरस, ध्रुव ये जो है दोस्तों सभी देखिएगा तो ताप से रिलेटेड है। प्लाज्मा का पूछा गया तो आदित्य होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान से रिलेटेड पूछा गया तो आदित्य वाला सही आंसर है, आदित्य इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर लेखक कवि है, पुस्तक है, तो ये सब टॉपिक बिहार SSC का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, लेखक कवि का है। तो देखिए इसमें मिलान जो होगा, जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर का द इलियड होमर, इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो हो जाएगा द रोड नॉट टेकन।
तो यानी देखिएगा सीरियल से ही सब सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का 4। अगला देखिएगा यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सब तो होगा नहीं, पुराने टाइम का है। तो यहाँ पर ये जो सही आंसर होगा दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखिएगा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवार और उप परिवार के जनक के रूप में वर्णित किया गया। देखिए अपने लोगों का जो लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि देखिएगा बहुत सारे भाषाओं का, जैसे हिंदी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे भाषा, मैथिली, ये सब, मराठी तक भी देखिएगा तो देवनागरी लिपि ही है। देवनागरी लिपि का मतलब ये है कि जैसे अ इस तरह से आप लिख रहे हैं इस लिपि में, तो बाकी जो भी देवनागरी लिपि से रिलेटेड भाषा रहेगा सब में अ इसी तरह से रहेगा। भले आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दक्षिण और पूर्व एशिया में, देवनागरी आंसर नहीं होगा, कई लिपियों के परिवार और उप परिवार के जनक के रूप में। तो देखिए देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से बना है। देखिएगा तो इसके मूल जनक जो है ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि से कौन सा हो जाएगा, देवनागरी लिपि। फिर इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरह का लिपि अपडेट हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। भाषा एवं लिपि देखिएगा सिलेबस में दिया हुआ है, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो पूछा गया। एक लिपि हो गया, फिर इसके बाद और भी भाषा से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले मूलभूत खोजों। देखिए ये सब पे आपको नहीं जाना, बस इधर देखिए सीधा कि 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपको 2024 अभी देखिएगा 2024 वाला जो भी नोबेल पुरस्कार है ये सब आप याद कर लीजिएगा, तो आसानी से बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा पूरा खोज है, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो किस लिए मिला है, तो ये खोज के लिए मिला था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इसका भौतिकी नोबेल पुरस्कार संबंधित है जॉन जी हॉपफील्ड और जेरेफी हिंटन। अगला देखिएगा यहाँ पर 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया। देखिए कुछ ऐसे ही रहता है कि आपको नॉन फेमस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, कुमार स्वामी कामराज। अगला देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया। देखिए योजना से रिलेटेड कुछ पुराना भी पूछा गया है। तो ये जो है 2010 में शुरू किया गया था। अब 2010 में कब, तो 11 जनवरी को शुरू किया गया था। तो 11 जनवरी 2010 इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस परीक्षण यान का उपयोग किया गया था। तो देखिए चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, 2003 में। इसके प्रज्ञान, रोवर, सबका नाम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, LMV M3 M4 इसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है। तो ये दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान। अब देखिए यहाँ पर अगला सेक्शन जो है दोस्तों समान विज्ञान गणित का है। तो साइंस से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी देखिएगा तो कुछ यहाँ पर भूगोल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में, संवहनीय पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जाइलम फ्लोएम, दो चीज़ें होता है, ये बार बार पूछा जाता है। जाइलम का काम होता है जड़ से ऊपर ले जाना, खनिज लवण ले जाना। तो देखिए जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का प्रवहन, तो ये जाइलम का काम है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर शुरू लिखा हुआ है। शुरू जो होता है दोस्तों आमाशय, और आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टोमक से। देखिए अगला है, आणविक जीव विज्ञान में DNA टेम्पलेट से RNA अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं होगा। ये वाला सही आंसर हो जाएगा, प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो होता है दोस्तों सेरिबेलम होता है। देखिए दो तरह का चीज़ है, सेरिब्रम भी है और सेरिबेलम भी है। तो अनुमस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सेरिबेलम जो है ये सही आंसर है। अगला है, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप में क्या शब्द है। इसे जो कहा जाता है दोस्तों एलील कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलील। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बन 14 की अर्ध आयु काल लगभग 57 से 30 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों का आयु निर्धारण करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ये सब देखिएगा तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु के अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखिए कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, अगर स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, तो ये जो विरोध करता है इसको जो कहा जाता है जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जाता है, तो जड़त्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों लेंज का नियम, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित में से संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का है, तो ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखिएगा वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाता है। तो देखिए परावर्तन में क्या होता है कि सीधा रिफ्लेक्शन होगा, जैसे आ रहा है प्रकाश तो सीधा यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर कैसे जाएगा। लेकिन यही अपवर्तन में क्या होता है कि मुड़ेगा, जैसे यहाँ पर इधर से आ रहा है तो अलग अलग माध्यम रहेगा, तो फिर ऐसे आ रहा है तो थोड़ा सा मुड़ के ऐसे, ये जो होता है अपवर्तन में होता है। रिफ्रैक्शन इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा अपवर्तन यानी डी ऑप्शन में जो दिया हुआ रिफ्रैक्शन, ये वाला सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के उसका आवर्तकाल पूर्ण दोलन काल का समय मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। देखिए लोलक में क्या होता है आवर्तकाल टी बराबर जो होता है सूत्र जो होता है इसका 2π√L/g होता है। तो आप चलिए यहाँ पर देखिए आप सभी द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान यानी मास m देखिएगा कहीं भी नहीं आया, टी यानी आवर्तकाल टाइम पीरियड हो गया 2π, पाई का मान फिक्स है, ये जो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ लंबाई लेंथ पर और जी गुरुत्व या त्वरण पर। तो द्रव्यमान लंबाई ये तो होगा नहीं, रिलीज मुक्ति कोण ये भी नहीं होगा, तो लंबाई लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऊपर में देखिएगा लेंथ है, तो अगर लंबाई जिस अनुसार रहेगा उस अनुसार यहाँ पर आवर्तकाल होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा लंबाई। अगला देखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है, यह किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला देखिएगा सूर्य तथा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सूर्य तथा पृथ्वी को गर्म करने के लिए आपको बताना। देखिए वायुमंडल जो गर्म होता है दोस्तों संवहन विधि द्वारा, और यहाँ पर देखिएगा सूर्य से ऊष्मा आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा विकिरण रेडिएशन होगा, तो विकिरण वाला आंसर होगा, संवहन नहीं होगा। वायुमंडल जो गर्म होता है ये संवहन विधि द्वारा, और बाकी सूर्य पृथ्वी ये सब जो होगा विकिरण रेडिएशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भूगोल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए पहला है चिनाब चंद्रा और भाग के मिलने से टांडी में बनती है। अगला है झेलम वेरीनाग से निकलती है और उलर झील से होकर के बहती है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो एक झील को पानी प्रोवाइड करवाता है, झील नदी से यहाँ पर झील को भी पानी मिलता है, यही देखिएगा झेलम नदी है। ये भी देखिएगा बिहार एसएससी बीपीएससी में पहले पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। झेलम वेरीनाग से निकलती है और उलर झील से होकर के बहती है, तो सही होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए ये दोनों कथन सही है। इसके बाद है सतलुज मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती, ये सही है। देखिए 3 ऐसी नदी है जो भारत से बाहर उद्गम स्थल है, जिसमें एक सतलुज हो गया, दूसरा देखिएगा ब्रह्मपुत्र हो गया, तीसरा सिंधु नदी। ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, यानी भारतीय सीमा में नहीं है। तो ये देखिएगा सभी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जिसमें सतलज हो गया, दूसरा देखिएगा सिंधु नदी है, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों भारत से बाहर उद्गम स्थल है। तो इसमें देखिएगा मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, तो सही है। तो इसमें गलत जो है दोस्तों ये वाला है, रावी हिमाचल से उत्पन्न होती है और देव प्रयाग के पास गंगा में मिलती है। तो ये देखिएगा देव प्रयाग के पास गंगा, ये गंगा में नहीं मिलती है रावी नदी। रावी नदी दोस्तों चिनाब नदी में मिलती है, तो इसका जो संगम है चिनाब नदी है। ये जो गंगा दिया हुआ है तो गंगा में नहीं, गंगा में देखिएगा तो भागीरथी नदी, ये सब है मिला हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ। चलिए ये अच्छे से क्लियर हो गया, जो भी इसमें फैक्ट बताए हैं ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा। 3 ऐसी नदी है देखिएगा इसमें सतलज, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इन सभी का उद्गम भारत से बाहर है। अगला देखिएगा यहाँ पर द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों, देखिए इसका 2 सूत्र होता है, एक होता है p²/2m, ये कब होगा जब संवेग दिया हुआ रहेगा। दूसरा देखिएगा यहाँ पर मास और द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, तब होता है 1/2 mv²।
तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो होगा 1/2mv²। जब संवेग दिया हुआ रहेगा तो संवेग को p से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को p से। तो जब संवेग दिया हुआ रहेगा तब होता है p²/2m। दोनों सूत्र याद रखिएगा, दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशेषित करती है। देखिए पहले भी क्वेश्चन था पराबैंगनी विकिरण का और फिर से क्वेश्चन है, तो ये जो हो जाएगा समताप मंडल, ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में। इससे पहले भी देखिएगा तो था ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है उससे रिलेटेड, ओजोन गैस से रिलेटेड। समताप मंडल इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकृत नहीं होगा, इसका जो होगा अपचयित यानी रिड्यूस्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए अभिक्रियाशील का जो श्रेणी होता है ये हर बार बिहार एसएससी यहाँ से पूछता है, आपसे यहाँ पर सीरीज दिया हुआ रहेगा, तो जो भी यहाँ पर 7-8 है आपको ये याद रख लेना, जिसमें देखिएगा सबसे ऊपर ही होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब देखिएगा तो टॉप लेवल का होता है। सोना देखिएगा तो ये सब नीचे लेवल में है, सोना जल्दी रिएक्शन ये सब नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये तो हल्का ही पूछा गया था, लेकिन होता है क्या कि एग्जाम में आपको जैसे ये सक्रियता श्रेणी वाला जो चार्ट है उसमें देखिएगा तो 5, 6, 7वां नंबर का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा, इसमें 12-13 जो भी दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, और ये सब आप लोगों को कंटेंट एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं तो उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है बॉयल वाले नियम, देखिए इसमें अलग अलग तरह का नियम है, गैल-लुसैक का नियम है, इसके बाद चार्ल्स नियम, बॉल्स लॉ, ये सब देखिएगा तो सब में से कभी कोई ना कोई एक पूछा जाता है। तो तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का देखिएगा तो रिवर्सल यहाँ पर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये देखिएगा तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा। तो आपसे पूछा गया है कि आयतन कम करेंगे यानी वॉल्यूम कम करेंगे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब जो है बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बढ़ता। ये देखिएगा तो इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगला है दोस्तों यहाँ पर K2Cr2O7 में Cr के ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताएं। देखिए इसको निकालते कैसे, Cr का आपको पूछ रहा है। तो K किसका संकेत है, पोटेशियम का है। पोटेशियम की देखिएगा परमाणु संख्या कितना है, 19 है। अब देखिएगा जो भी यहाँ पर तत्व है ये देखिएगा तो क्या चाहता है कि यहाँ पर जितने अक्रिय गैस है स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल वाले कौन कौन है, 2 है जो कि हीलियम है। इसके बाद देखिएगा 10 नंबर में नियॉन है जो कि 10, नियॉन Ni10, ये देखिएगा स्टेबल है, अक्रिय गैस है। इसके बाद कौन सा है, तो आर्गन है, 18 है। तो यानी इसके नज़दीक आना चाहेगा। तो किसी अगर दूसरे को 1-2 देना भी पड़े तो भी ठीक है, लेना भी पड़े तो भी ठीक है। तो अगर किसी दूसरे से लेगा तो उस कंडीशन में माइनस होगा, अगर किसी दूसरे को देगा तो प्लस होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बनाना कैसे, देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 है, तो पोटेशियम देखिएगा तो 19 होता है, तो ये 18 है, तो 18 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहाँ पर +1 लेंगे, 1 में 2 से गुना कर देंगे। इसके बाद देखिएगा Cr2, देखिए जिसका निकालना रहेगा ना उसको कुछ नहीं करना है, बस आप x ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, Cr2 है दोस्तों, तो Cr देखिएगा 2 है, तो यहाँ पर इसलिए आपको 2x लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का देखिएगा कितना होता है, O8 होता है। और यहाँ पर स्टेबल वाला अक्रिय गैस वाला कौन सा है, तो 10 वाला है। तो ये जो 8 है, तो ये ऑक्सीजन चाहेगा कि हम दूसरे से, देखिए ये 8 ऑक्सीजन का हो गया, तो ये चाहेगा कि कोई दूसरा हमें 2 दे दे, फिर हम 10 हो जाएंगे। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। तो 2 रखना है आपको, और ये कैसे होगा, तो -2 आपको रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे से ले रहा है। पोटेशियम वाले में क्या था कि 19 था, तो 19 है, तो फिर यह 18 पर स्टेबल होगा, तो एक एक्स्ट्रा है, तो ये दूसरे को देगा, तो उस कंडीशन में प्लस रखे थे यहाँ पर। ऑक्सीजन वाले में आपको माइनस रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, और फिर कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, O7 है, तो 7 से आपको गुना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, बराबर में 0 रख देना है। तो ये सब आसानी होता है, 2-3 क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो फ्री का 1 नंबर रहेगा, आप बना लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि स्कोर आपका घट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर इसके बाद 2x है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर -2 में 7 से गुना करेंगे, -14 हो गया, फिर बराबर में 0 है। तो देखिए यहाँ पर 2 में से 14 घटेगा, 12 होगा, तो 2x का मान कितना हो गया,
-12, तो यहाँ पर उस साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन 6 कैसा आया, तो +6 आया। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी रहता है +6 -6 इस तरह से करके, तो इस तरह से बनाने। ये सब वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवा देंगे। कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूरा वीडियो करवा दिया जाए, क्योंकि देखिएगा इस तरह का बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा और फिर आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचना व्यवस्था अलग अलग होती है, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अपर रूप एलोट्रॉप्स होगा। देखिए एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन का देखिएगा क्या सब है, हीरा है, ग्रेफाइट है, तो इसमें स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि संरचना आणविक सूत्र साझा करता है और संरचना अलग अलग, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये समावेशी का उदाहरण आइसोमेरिज्म इसका सही आंसर होगा, आइसोमर इसका सही आंसर होगा। और देखिए आइसोमर निकालने से रिलेटेड भी बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल का देखिएगा हर बार का प्रीवियस ईयर में तो पूछा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद बॉन्ड निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो उस अनुसार आपको साइंस देख करके जाना पड़ेगा। अगला देखिएगा, समजातीय अंगों की उपस्थिति अंगित करती है। ये देखिएगा पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 96 का जो आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। अगला देखिएगा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, विकसित किया। ये सब देखिएगा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानव विकास सूचकांक ये जो है दोस्तों, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक की ओर से दिया गया था। ये होगा। मोहम्मद यूनिस देखिएगा तो अभी बांग्लादेश के वर्तमान में पीएम है और इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन किस लिए मिला है, तो गरीबी से रिलेटेड इसका योगदान है। गरीबी तरह से जीविका से रिलेटेड चीज़ों में इसका योगदान है। और मानव विकास सूचकांक ये जो है महबूब उल हक का है। तो दोनों देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों, अधिक केंद्र, यानी देखिए अधिक केंद्र नहीं होगा, हाइपोसेंटर होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अधिक केंद्र क्या होता है कि जहां भूकंप का सबसे पहले पता चलता है। अगला देखिएगा, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लेन वेग, एस्केप वेलोसिटी। और पृथ्वी का कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, सतह या भूपर पट्टी में भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर भूकंप या फिर यहाँ पर ज्वालामुखी के फटने से जो यहाँ पर लावा निकलेगा दोस्तों, तो लावा निकलने के बाद लावा ठंडा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है, इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। चलिए यहाँ पर जीके साइंस ये तो कंप्लीट हो गया। 100 क्वेश्चन आप सभी देख लिए। अब यहाँ से दोस्तों रीजनिंग और मैथ है, तो चलिए इसको भी आप सभी देख लीजिए। पूरा 150 क्वेश्चन, जैसा कि शुरू में आपको बताए थे कि पूरा करवाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 1-2 अंकों की संख्या को उनके स्थान के बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ये 36 है, तो अंतर वाला जब भी पूछे तो आप 9 से भाग दे दीजिए। और योगफल वाला जब भी पूछे तो उस कंडीशन में क्या रहता है, 11 से भाग देना रहता है। तो ये अगर आपको नहीं याद है तो बेसिक से कैसे बनाइएगा। तो बेसिक से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ये तो हो गया आंसर। बेसिक से बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप संख्या ले लीजिए 10x + y या फिर 10y + x। कहा जा रहा है अंक को पलट देने के लिए, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर कर दीजिए तो माइनस हो गया। और किसके बराबर होता है, 36 के बराबर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। x - y का मान यहाँ से निकल करके आपको आ जाएगा 4। यही इसका आंसर हो गया 4। तो दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा 36 जब अंतर दिया हुआ रहता है तो 9 से भाग देना रहता है, योगफल में 11 से भाग देना रहता है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा तुरंत। नहीं तो फिर आप बेसिक से ऐसे बना लीजिएगा। तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर 4 आएगा। चलिए ये हो गया। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर है ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत छोटा होगा। देखिए जब अधिक कहा गया है तो यहाँ पर आप सीधा 25 लिखिए और फिर नीचे में आप अधिक ही कर दीजिए। 100 + 25 यानी 125। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। फिर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 25 से 125 काटिएगा 5 और 100 में 5 से भाग देने पर 20%। तो 20%, चलिए इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है, बीच का अंतर 81 है। तो छोटी संख्या ज्ञात। देखिए दोनों का बीच का अंतर कितना है, 9 है। तो 9 का मान यहाँ पर 81 है।
छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, छोटी संख्या 2 हो गया, बड़ी संख्या 11, तो रेशियो में ही निकाल दीजिए 81/9 गुने 2, कितना आ गया यहाँ पर 9 से काटिएगा, 9 में 81, 9 दूना 18। चलिए इसका आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। ये हो गया यहाँ पर बी ऑप्शन 18। अगला देखिएगा यहाँ पर कहा गया है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका क्रिया करना है। तो छोटी कोष्ठ में यहाँ पर 6 दूना 12, 3 15, 60 में 15 से भागा दीजिएगा, 4 हो जाएगा। तो 120 में से 4 को घटा दीजिए, 116 इसका आंसर हो गया। देखिए सभी बेसिक ही नहीं है, आगे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है, तो आप 2-4 क्वेश्चन देख करके ये मत समझिए आसानी है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, दो संख्याओं का योगफल 14 है, अंतर 10 है, दो संख्याओं गुणनफल। देखिए यहाँ पर x + y 14, x - y 10, काटिएगा, यहाँ पर x का मान आ जाएगा 12 और y का मान आ जाएगा 2। इसके बाद कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो 12 दूना 24 इसका आंसर आ गया। अगला देखिएगा, एक सोफ़ा सेट 10,000 रुपये में खरीदा गया, 10% प्रति वर्ष की दर से हराशित होता है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगा दीजिए, बस ये है कि प्लस के जगह पर आपको माइनस का प्रयोग करना है। 10% घट रहा है तो बस आप 90/100 90/100 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10,000 हो गया, यहाँ पर प्रारंभिक माल, तो प्रारंभिक मान जो है यहाँ पर 10,000 है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A = P × 1 + R/100 पावर T, वही सूत्र इसमें भी प्रयोग करते हैं। बस ये रहता है घटने वाले कंडीशन में माइनस का प्रयोग करना है। तो 100 में से 10 घटाइएगा तो 90/100 हो गया। अगर आपको नहीं पता रहता है तो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सीधा यहाँ पर 10% कम कर रहा है तो 90/100 गुने 90/100 10% घटा दीजिए। 2 साल है तो 2 बार यहाँ पर कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 100 से कैंसिल हो जाएगा, 10,000 90 8100 इसका सही आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलिए ये डी ऑप्शन हो गया 8100। अगला देखिएगा यहाँ पर CI से रिलेटेड पूछा गया है। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि 5 पुरुष महिलाएं हैं और फिर आपको टोटल का बताना है। देखिए इसमें करना क्या है, सबका आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 5 पुरुषों का औसत आयु तो 200 हो गया, 5 महिला का तो 39 × 5 195, फिर 15 × 4 60, सबको जोड़िएगा और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 5 5 10 4 14, 14 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद इसमें आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 32.5 साल इसका सही आंसर होगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा आप सभी ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें मान किसका क्या है। 243 देखिएगा तो 3 के टर्म है, 3 × 9 = 27 × 81 या 243, यानी अगर आप 81 में 3 से गुना करते हैं तो 243 होता है, तो यानी 3 की पावर 5 है। और ये 256, तो 256 देखिएगा 16 16 256, तो ये 2 वाले टर्म में भी टूटेगा, 4 वाले टर्म में भी। लेकिन सवाल के अनुसार आपको तोड़ना है, तो 0.75 है तो फिर 75/100, इसको आपको काटिएगा तो 3/4, तो यानी आपको जो ये मान है 256 को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जिससे 4 आए, जिससे ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप निकाल पाइएगा। इसी तरह से 243 को 0.6 को 10 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो इसको भी आपको 5 के टर्म में तोड़ना है। तो ये सब देखिएगा 3 का पावर 5 में है और ये देखिएगा तो 4 का पावर 4 में है। तो 256 आगे, लेकिन रहेगा कि 0.4 का यहाँ पर देखिए बनाना कैसे, ये तो क्लियर हो गया आपको सवाल को कैसे पकड़ना है। यहाँ पर 0.75 है, 100 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर 3/4 निकल करके आया। तो इससे पता चला कि इसको 4 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, यानी ऐसा मान लेंगे कि जिसको 4 बार गुना करेंगे तो ये 256 के बराबर आ गया। तो 0.4 का पावर यहाँ पर 4 हो गया और फिर 0.75 को सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आता है। तो चलिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया और फिर ये 0.4 का पावर 3, तो 4 चौका 16 चौका 64, इस तरह से आ जाएगा 0.64। फिर इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, निकल करके आ जाएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, फिर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का, सभी देखिएगा तो टफ ज़्यादा नहीं है, सबको डिजिटल बोर्ड पर अच्छे डिटेल्स में डिस्कशन करवा देंगे, यहाँ पर ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ये सब बेसिक क्लियर है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर 80 के y% का x%, 900 के 25% के समान है, तो कैसे बनाना। देखिए यहाँ पर 80 का सीधा आप लिखिए y% यानी y/100, फिर देखिएगा यहाँ पर तो x% है तो फिर से यहाँ पर x/100 दे दीजिए, फिर इसके बाद बराबर का साइन दे दीजिए और फिर कहा गया कोमा लगा है तो यानी बराबर। 900 के 25%, तो 900 हो गया, इसका 25% तो 25/100। अब आपको क्या चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए, तो एक्स वाई को एक साथ रखिए, बाकी जितना भी है सबको आपस में क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करने के बाद
आपको निकल कर के आ जाएगा 28,125 आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, बस इसी तरह से आपको XY का मान निकाल लेना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकती। ये देखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो भी होता है यहाँ पर, अगर आप इसको जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि x लीजिएगा पहली संख्या, तो विषम है, तो विषम वाले में दो का गैप होता है। दूसरी संख्या x+2 होगा, तीसरी संख्या x+4 होगा, और सबको आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि औसत निकालना है। भाग दीजिएगा 3 से, तो सभी देखिए सॉल्व करने के बाद क्या निकल करके आ जाएगा, x+2 आपको निकल करके आ जाएगा। तो देखिए जब पहली संख्या 3 होगी तो फिर औसत निकल करके क्या आएगा, 5 आएगा। जब अगर पहली संख्या 7 होगी तो उस कंडीशन में क्या निकल करके आएगा, 9 निकल करके आएगा। यानी जब भी यहाँ पर औसत निकल करके आएगा दोस्तों, तो विषम वाला निकल करके आएगा। तो ये जो 6 दिया हुआ है सम वाला, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप अलग अलग मान लग करके देखिए, जैसे 5 लीजिएगा तो कितना आ गया, 7 आ गया। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर 7 रखते हैं तो कितना आ गया, 9 आ गया। अगर आप 3 रखते हैं तो कितना आ गया, 5 आ गया। कभी भी आपको सम वाला मान नहीं आएगा। तो ये चलिए क्लियर हो गया, तो 6 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बिहार ऐसे ज़्यादातर पूछता है और आपको इस तरह से बेसिक से चेक करना पड़ेगा। इसका देखिएगा यहाँ पर क्या है, 3 × 0.333। देखिए यहाँ पर 3 3 3 4 बार है, तो 81 तो हो गया। अब गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 2 5 और 1 6। 6 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ पर गिनते चलिए, तो इस ऑप्शन में है, तो हो गया बस आंसर। अगला देखिएगा यहाँ पर है, किसी गांव की जनसंख्या 25,000, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं है, शेष पुरुष है। देखिए इसको कैसे बनाना है, तो 5वां हिस्सा का मतलब है दोस्तों 1/5। 1/5 जब महिला है तो पुरुष कितना हो गया, यहाँ पर 4/5 हो गया। चलिए, नहीं तो आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि 25,000 का 1/5 निकाल लीजिए, तो 5,000 महिला हो गया, तो पुरुष कितना हो गया, 20,000 हो गया, 4 गो 0 होगा। चलिए, इसके बाद 5% पुरुष और 40% महिला अशिक्षित है। तो देखिए आपको शिक्षित वाला निकालना है। तो 5% पुरुष जब नहीं पढ़ा लिखा है, तो कितना पुरुष पढ़ा लिखा है, 95%। तो 2000 का 95% निकाल लीजिए, तो 95% निकालिएगा तो सीधा 95 में 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 190, यानी 19,000 आ जाएगा। और फिर 5,000 में 60% से गुना करना है। 60% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षित वाला लेना है। तो 40% महिला नहीं पढ़ी लिखी है, तो 60% पढ़ी लिखी है, तो 5,000 का 60% निकालिएगा, 3,000। चलिए ये हो गया। और इसका 95% निकालिएगा तो 19,000 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 22,000। तो देखिए यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए जो मान है 22,000, ये ऊपर में रखना है। टोटल मान कितना है, 25,000। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या 25,000 है, 25,000 में से 22,000 पढ़ी लिखी है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। चलिए ये इधर वाला मान अलग है, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 25,000 से ये 0 0 उड़ा दीजिएगा, फिर इसके बाद और 0 कट होगा, फिर इसके बाद क्या निकल करके आ जाएगा आपको, इसमें 88% इसमें निकल करके आ जाएगा। तो 88% इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। यहाँ से आपको 2,000 20,000 महिला हो गया। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर 5वां हिस्सा महिला है, तो 25,000 का 5वां यानी 1/5, तो 5,000 महिला, तो पुरुष कितना हो गया, 20,000। ये मेल है, पुरुष है, और ये फीमेल है। फिर 5% पुरुष पढ़ा लिखा नहीं है, तो 95% पढ़ा लिखा हुआ है, तो 20,000 का 95% 19,000। 40% महिला अशिक्षित है, तो यानी पढ़ा लिखा कितना है, तो 60%, तो 5,000 का 60% 3,000। अब कहा गया है कि कुल जनसंख्या से कंपेयर करना है शिक्षित वाला, तो 19 3 को जोड़ दीजिए 22,000। टोटल जनसंख्या 25,000 है, 100 से भाग दीजिएगा, 88% इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर भी करवा देंगे। कौन कौन चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड पर भी करवा दिया जाए, अगर दिक्कत है तो डिजिटल बोर्ड पर भी आप लोगों को करवा देंगे। देखिए यहाँ पर है 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा करता है। 125 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य कितने महीने में पूरा किया जा सकेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 50 व्यक्ति है और यहाँ पर 5 महीने में करता है, तो 50 × 5 कर दीजिए। चलिए यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद कहा रहा है 125 व्यक्ति और ला लेंगे, नहीं यहाँ पर 125 व्यक्ति को काम पर लगाना है 50 व्यक्ति के जगह पर। 125 व्यक्ति और यहाँ पर और नहीं है, 125 व्यक्ति को अगर काम पर लगाएंगे तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो x दिन मान लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2 दिन आ गया, तो यानी 2 दिन में काम कंप्लीट हो। जब 50 व्यक्ति था 5 दिन में, 125 लाने पर 2 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 इसका आंसर आ गया, बी ऑप्शन।
अगला देखिएगा दोस्तों, 8 लोगों के एक परिवार के पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। देखिए 8 लोग हैं, 30 दिन के लिए चावल है। कुछ रिश्तेदार के कारण आ जाने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो गया। तो परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति ने समान मात्रा में भोजन किया। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 8 है और 30 है। तो देखिए यहाँ पर 8 आदमी हो गया और कितना दिन के लिए भोजन है, 30 दिन के लिए। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि नया आदमी आ रहा है, 8 से थोड़ा बढ़ रहा है, तो 8 प्लस यहाँ पर नया आदमी के लिए x लिख लेते हैं। चलिए हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 20 दिन चलता है तो 20 से गुना कर देंगे और x का मान आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा 4। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधा यहाँ पर 8 गुने 30 करते। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं पता है तो x लिख लीजिए आप और फिर यहाँ पर 20 दे दीजिए और x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 आंसर आपको नहीं देना है क्योंकि 8 आदमी तो पहले से था, तो इसमें से आपको 8 घटा करके आंसर देना है। तो 12 में से 8 घटाइएगा तो 4। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका ठीक है, ये अपनाइए या फिर ये अपनाइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है तो 50 पर बिल्कुल यहाँ पर वृद्धि है। 20 का वृद्धि है, कितना पर 40 से वृद्धि है तो 50% आ गया निकल करके। ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर, और तीसरा है, किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए 1/4 से भाग देते। सही है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो यानी 4 से विभाजित का मतलब है 1/4, ये हो गया, ये भी सही है। तीसरा देखिएगा यहाँ पर 0.5% 1/2 के बराबर है। देखिए दोस्तों 0.5 का ही मान होता है 1/2, तो ये फिर 0.5% 1/2 के बराबर कैसे होगा, नहीं हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो और ये पॉइंट में मान आ जाएगा। तो यानी सही कौन कौन है, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, कथन है, दी गई कथन में ए और आर को स्पष्ट दिया गया, सही विकल्प चुने। देखिए अभी कथन, संख्या 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल सही है। गुना भी कर दीजिएगा ना, जैसे देखिए यहाँ पर परिमेय था और इसमें अपरिमेय से गुना कर दीजिएगा तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा, जोड़ में भी यहाँ पर अपरिमेय हो गया। तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी कथन ए और आर दोनों सही है, कथन आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दोगुनी था, तो यानी कोई राशि p है तो p से 2p हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कितना हो गया, p हो गया। तो यहाँ पर ऐसा बराबर होता है p × r × t/100। आप रखिएगा सूत्र पे, निकल करके आ जाएगा 12.5%। डायरेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2 साल का है तो सीधे यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों कि 100/8 कर दीजिए, यानी 100 में जो भी यहाँ पर समय दिया हुआ रहता है इसे भाग दे दीजिए, तो उस कंडीशन में आपका निकल करके आ जाएगा। तो 100/8 कीजिएगा तो 12.5% यहाँ से निकल करके आ गया। और बेसिक से बनाने के लिए तो यहाँ पर राशि p था और 2p, यानी ये मिश्रधन हो गया, a हो गया। तो अब आपको ऐसा निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर p हो गया, तो ऐसा बराबर सूत्र होता है p × r × t/100। तो उस सूत्र पे सब मान रख दीजिए, आपको r निकल करके आ जाएगा 12.5%। अगला देखिएगा यहाँ पर ये भी है, 4 प्रति टॉफ़ी। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको 2 CP है, पहला CP 1 ये है, दूसरा यहाँ पर वह फिर से रुपये 5 प्रति टॉफ़ी में उतनी ही टॉफ़ी खरीदती है, फिर वह उन्हें एक टोकरी में मिलाती है और ₹4 प्रति टॉफ़ी बेचती है। तो ये देखिएगा CP 2 है। तो ऐसे वाले सवाल में क्या करना पड़ता है कि CP 1 CP 2 को मर्ज करना पड़ता है, फिर इसके बाद इससे कंपेयर करके आपको बनाना है। तो फॉर्मेट आप ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पर 4 हो गया, पहले रुपया लिखिए फिर वस्तु लिखिए, फिर अगला क्या है 5 है, 1 है, दोनों को मर्ज कर दीजिए, 4 5 9 हो गया, 1 1 2 हो गया। ये आपका हो गया CP, फाइनल CP। अब दूसरा यहाँ पर देखिएगा SP का कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ₹4 और एक टॉफ़ी बेचता है। तो यहाँ पर रुपया इधर रखिए, वस्तु इधर रखिए, दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करने के बाद यहाँ पर जो निकल करके आएगा SP आएगा, तो 4 दूना 8 SP निकल करके आ गया और 9 × 1 यहाँ पर CP निकल करके आ गया, ये ओवरऑल का आ गया। तो SP यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया और CP यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्रयमूल्य अधिक है, विक्रयमूल्य कम है, तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कितना पर हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, और बटा में क्रयमूल्य रखते हैं, CP रखते हैं, तो 1/9 × 100 यानी 100/9।
पहला ऑप्शन में दिया हुआ हानि 100/9%। ये सब क्वेश्चन दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा डिटेल्स में करवा देंगे, हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो। अगर आप पढ़े होंगे ये सब टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 100/9% हानि वाला ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है, तो -11/28 है। देखिए यहाँ पर नीचे में भी माइनस रहता है तो ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो सबको आप सॉल्व कर दीजिए। माइनस में क्या होता है कि जो जितना छोटा मान रहेगा ये बड़ा वैल्यू दिखाएगा। तो 0.3, 0.7, 0.77 तो ये सब देखिएगा छोटा मान हो गया, और 0.3 ये माइनस में है तो ये बड़ा मान हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस मापने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48, 72, 96, 120 मीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर छड़ की लंबाई अधिकतम पूछा गया। जब भी अधिकतम पूछे आपको एचसीएफ निकाल देना है, न्यूनतम पूछे एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए 48, 72, 96, 120 का एचसीएफ निकालिए। तो 12 में जल्दबाजी में आंसर मत दे दीजिएगा, 24 होगा। 24 से सब कट रहा है, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। तो 24 मीटर इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा, आवर्ती दशमलव इतना का समतुल्य भिन्न के। देखिए रेकरिंग से तो हर बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा 2 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.12 पे 2 पे रेकरिंग हो गया। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधा 12 लिखिए। जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं, जिस अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, जिस पे नहीं है उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 - 1 यानी 11/90। इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन 11/90। अगला देखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति 25 साइकिल खरीदता है 500 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 25 × 500 यानी 1250 रुपये हो गया। प्रत्येक साइकिल का कीमत 125 रुपये अधिक हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर 25 × 500 ये टोटल दाम हो गया। अब नया दाम जो है 500 नहीं हो करके 625 रुपया हो गया। काट दीजिएगा, 20 निकल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 20। अगला देखिएगा, यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए 5 जोड़ा जाए तो परिणाम 21 आता है तो मूल संख्या। देखिए यहाँ पर दोगुना किया जाए तो ऑप्शन से ले लीजिए, 8 दूना 16, 5 21 तो हो गया यहाँ पर इसके बराबर। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है x और y, एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या y x से बड़ी है। यानी इसमें देखिएगा तो x y और ये दोनों का मान जो है 1 से बड़ी है, यानी 2 3 आपको लेकर के चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x से बड़ी है तो यानी अगर x यहाँ पर 2 होगा तो y 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन संतुष्ट कीजिए, 2 में 3 से गुना कीजिएगा, x y 6 आ गया यहाँ पर मान, ये 2/3 आ गया। यहाँ पर देखिएगा तो ये 8 मान दे देगा। कैसे दे देगा, 2 × 3 + 1 तो यानी 4 दूना 8। फिर यहाँ पर जोड़िएगा तो 5 ही आएगा। तो सबसे बड़ा मान किस कंडीशन में आता है, x × y + 1, यानी ये वाला जो कंडीशन है दोस्तों x × y + 1, इस कंडीशन में बड़ा वैल्यू आएगा। तो यही पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है, तो ये दर्शाता है सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, मैथ भी आपका क्लियर हो गया। अब रीजनिंग की बारी है, तो चलिए अब रीजनिंग भी जो बचा हुआ है देख लीजिए आप सभी। और देखिए बिहार एसएससी एग्जाम के लिए कुछ VVI बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी देख लीजिएगा। रीजनिंग मैथ सभी का दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से रीजनिंग टॉपिक है बिहार एसएससी का, तो देखिए BSSC एग्जाम के लिए रीजनिंग का यहाँ से तो देखिएगा सेक्शन वाइज बना दिया गया, लेकिन क्वेश्चन कम ही पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से निम्नलिखित प्रश्न के, देखिए इस पैटर्न को आप अपना खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो रोक करके बनाइएगा। देखिए इसमें बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न यूज हुआ है, सबको आपस में जोड़ दिया गया है। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ गया 28, फिर 7 में 4 से गुना कीजिए 28 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 19, 19 8 27। तो 3 में कितना से गुना करेंगे, तो 3 में आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम तल यहाँ पर आपको बताना है 127 का। तो चलिए यहाँ पर आपको पजल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अब बिहार एसएससी में भी इस तरह का पूछा जाने लगा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही होना चाहिए। अगला देखिएगा दोस्तों, चलिए ये हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पर आप सभी चित्र और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछे गए प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम बना हुआ है और आपको बताना है। तो ऑप्शन अनुसार आज ये सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ। देखिए जब भी इस तरह का सभी वाला रहेगा तो ये ना के बराबर होता है। चेक करने के लिए तो सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी आयत को दिखा रहा है तो आयत वाले में आ गए, और कह रहा है पीओ, तो पीओ वाला कौन है, वर्ग। तो इसमें तो आ नहीं रहा है, एक मान बाहर ही है, तो ये वाला नहीं होगा। इसी तरह से चेक करते चलिए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सबको डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे डिटेल्स में आप लोगों को।
ये वाला तो देखिए इसमें जैसे ये दिया हुआ यहाँ पर नुकीला वाला देखिएगा हिस्सा इस तरह से है, तो इसमें भी इसी तरह से रहना चाहिए। और ये कहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से आएगा, इधर आपको मैच करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ये वाले में तो है ही नहीं, ये में है ही नहीं, सिर्फ इसी ऑप्शन 2 में है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ से है, तो इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है, यदि किसी कूट भाषा में, देखिए ये सेम ही क्वेश्चन था, हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में है। इसमें आपको बताना है, देखिए यहाँ पर अलग अलग सीरीज है, 1 2 3 का वृद्धियत एल है। देखिए इधर से आप आइए, एच आए, फिर इसके बाद देखिएगा, देखिए इसके अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा डी है, तो डी के बाद क्या लिया गया है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा देखने में मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर सी था, तो सी को डी 1 बढ़ाया गया है, ई को यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, ई का मान 5 होता है, एच का मान 8, यानी 1 3 5 का पैटर्न इस तरह से चल रहा है। तो के वाले में भी आपको देखना है, के का मान होता है 11, तो 11 में 1 बढ़ाएंगे 12, तो एल वाला होना चाहिए, चलिए एल हो गया। फिर इसके बाद एस होता है 19, तो 3 बढ़ाएंगे तो 22, तो 22 के स्थान पर कौन है, भी है, तो एल भी वाला एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर हो गया। चलिए 1 3 5 का यहाँ पर सीरीज में बढ़ाया गया। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रथम ने कहा, फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता के इकलौती बेटी की पत्नी की बेटी है, लड़की प्रथम से किस प्रकार संबंधित है। ये सब क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए इसमें बहन नहीं आंसर होगा, बेटी हो जाएगा, खुद की ही बेटी है। अगला देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है, एनालॉजी से रिलेटेड है, बाल चिकित्सा बच्चे। तो देखिए यहाँ पर पेडियाट्रिक्स जो होता है ये बच्चों का इलाज करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर गैरियाट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर वृद्धावस्था से रिलेटेड है, बेस्ट यहाँ पर एजेड वाला होगा, वृद्ध से रिलेटेड हो जाएगा। एजेड लोग जो है इसमें 60 65 वाले एज के जो लोग रहते हैं, इससे ऊपर वाले को ये इलाज करते हैं, तो उसके बारे में स्पेशल अपना अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 विमान एक दूसरे को हवाई उड़ान से उड़ते हैं, तो आपको बताना है ए बी के सापेक्ष कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। इस सबको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, कुछ कुर्सियाँ टेबल है, सभी टेबल लकड़ी है, कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है। निष्कर्ष है कुछ कुर्सी लकड़ी है, कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है। तो देखिए इसमें दोनों यहाँ पर 1 2 दोनों अनुसरण करता है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर है आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो ऊपर में है, तो ऊपर के अनुसार आप मिलाइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये एरो ऐसे जा रहा है, तो इधर से आप मिलाइएगा, तो ये एरो आपको इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिएगा इसमें नीचे वाले पार्ट से आप मिला दीजिए, तो इस ऑप्शन में सिर्फ है, इधर वाले तो है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सब को अच्छे से करवा देंगे। देखिएगा दर्पण इमेज, मिरर इमेज, ये सब देखिएगा तो ऊपर वाला पूछा जा रहा है, लेफ्ट राइट नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछता तो फटाक से आप बना लेते, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो ये सब का प्रैक्टिस करवा देंगे। तो कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर रीजनिंग का भी सेट लाया जाए, कमेंट कीजिएगा आप सभी। चलिए यहाँ पर आपको कहा गया घन के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं, तो आपको बताना है ए के विपरीत। एक कहाँ कहाँ है, तो ए सिर्फ यहाँ है। तो अब चलिए यहाँ पर इसमें कौन कौन कॉमन है, के भी है, तो यहाँ पर चलिए इसी के कॉमन ले करके यहाँ से रोटेशन करते हैं। तो इसमें देखिएगा के हो गया, फिर एम हो गया, एच हो गया, इसमें के से लीजिएगा बी ए, तो ए के सामने क्या आ गया, एच आ गया, तो एच हो गया यहाँ पर। इस तरह से आपको रोटेशन करके बना लेना है। अगला देखिएगा ए बी सी डी एक 5 बेंच पर बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, ई डी के साथ नहीं बैठा है, ई बेंच के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं एक स्थान पर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों इसमें पैटर्न जो होगा ये सब आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे। देखिए इस तरह से आएगा इसका, ई कहा गया है कि बाएं छोर पर, तो ई सबसे बाएं हो गया, फिर इसके बाद ए होगा, सी होगा, डी होगा, बी होगा। इसमें देखिएगा जो भी कंडीशन है ये सब को ये संतुष्ट कर रहा है। ये पैटर्न कहा गया है कि सी दाएं से तीसरा है, तीसरा हो रहा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी ई आपस में नहीं बैठा है, ई बेंच के बाईं छोर पर है, बाईं छोर पर हो गया, सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हो गया, बी ए के बाएं है, तो बी जो है ए के बाएं, तो ए के बाएं यहाँ पर हो गया, ए के बाएं, ए के दाएं है, तो ए के दाएं तरफ बी हो गया। चलिए ये हो गया, तो ए किस स्थान पर बैठा है, तो ये देखिएगा आप सभी, तो यहाँ पर ई और सी के बीच में बैठा है, तो सी और ई वाला सही होगा, फर्स्ट नहीं सही होगा, ये सही है। ये पैटर्न हो गया ऐसा कि जिसमें जितना कंडीशन है पूरे को संतुष्ट ये कर रहा है। अगला देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आना उचित है। तो देखिए ये नॉर्मल पैटर्न है, बनाइए आप सभी। देखिए इसमें इस तरह से है, डबल करके एक जोड़ा गया, 5 दूना 10 1 11, 11 दूना 22 1 23, 23 दूना 46 1 47, 47 दूना 94 1 95। तो 95 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 190 आ गया। 190 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 191 आ गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 191।
तो चलिए अगला है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को जल कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। तो प्यास लगने पर क्या करेंगे। देखिए प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तो यानी जल यहाँ पर यूज किया गया है, तो जल को वायु कहा जाता है, तो वायु आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा, सोनू और उसका दोस्त खरीदने के लिए जाता है, तो इसमें आपको बताना है, तो ये 440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ये सबको डिस्कशन डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे। अगला देखिएगा, राम अकेले एक बार को 12 घंटे में रंग सकता है, श्याम उस बार को 18 घंटे में रंग सकता है। यदि वे एक ही समय पर काम शुरू करे, बिना रुके साथ मिलकर काम करे, पूरी बार रंगने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा 12 × 18 कर दीजिए और 12 18 को जोड़ दीजिए, 30 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 7.2 घंटा इसका आंसर आएगा। अगला देखिएगा, 5 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 40 है, छठा व्यक्ति शामिल होता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कुछ समय बाद 60 वर्ष और x वर्ष की आयु 2 व्यक्ति समूह छोड़ देता है, शेष 4 व्यक्तियों की नई औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 36 हो जाएगा। इसमें देखिए आपको चिन्ह लेना है 4 ऑप्शन में से, जो भी यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक स्थान पर चिन्ह रखते जाइए। जैसे यहाँ पर प्लस लीजिएगा, प्लस भागा सीरियल से रखते जाइए। सब ऑप्शन से चेक कीजिएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। 24/4 तो यानी 7 आ गया, प्लस 9, 9 7 16, तो 16 के बराबर ये मान आ गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला सही हो जाएगा सी। अगला देखिएगा दोस्तों, यदि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ठीक इसी तरह से बजती है, तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगी। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक सबसे पहले आपको बजाना है। वैसे पूछ रहा है 24 घंटा का, लेकिन आपको डायल क्या रहता है घड़ी पे 12 घंटा तक लिखा रहता है। तो 1 से 12 तक बजाइए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 12 तक का योगफल, तो यानी 12 × 13/2, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका योगफल निकल करके आ गया 78। हाँ 13 × 6 = 78 आ गया। अब ये 12 घंटा में सिर्फ 78 बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा का निकालना है पूरे दिन का, तो 12 12 24, तो 78 दूना यहाँ पर 156। तो ऐसे करके निकालना, ये नहीं कि डायरेक्ट 24 का योगफल लगा दीजिएगा, नहीं, क्योंकि घड़ी पर डायल जो होता है 12 तक ही होता है। तो 156 इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन है, 6 7 को गुना कर दीजिए, 42 8 4 को जोड़ दीजिए, 42 में 12 जोड़िएगा तो 52 आ गया यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ भी कीजिए, 9 × 5 = 45 और 14 9 23, तो 45 में 23 जोड़िएगा तो 45 20 65, 3 68, तो 68 आ गया इसका सही आंसर। चलिए ये पैटर्न क्लियर हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा समान अक्षर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। तो बनाइए इसको आप सभी खुद ट्राई करके, थोड़ा अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू है और इसके बाद यहाँ पर वोवेल का यूज है, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर इसके बाद वोवेल का यूज है। तो यानी देखिएगा स्वर व्यंजन को मिक्स करके दिया गया है। यहाँ भी वही प्रक्रिया, पहले यहाँ पर व्यंजन है, फिर इसके बाद स्वर, व्यंजन है स्वर है, फिर यहाँ पर देखिएगा व्यंजन है स्वर है, व्यंजन है स्वर है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि व्यंजन स्वर से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कोई स्वर ABCD यानी AEI OU में से कोई यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। जो कि यहाँ पर पैटर्न इसमें यह है कि कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसके बाद वोवेल को रखा गया, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल का प्रयोग किया गया है, तो ये इसमें नहीं लागू है। अगला देखिएगा, मुकेश को स्पष्ट रूप से याद है कि 15 मार्च के बाद 19 मार्च से पहले हुआ, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्म 17 मार्च के बाद। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा मान लेना है कि जो सबके सेटिस्फाई कर दे। तो 15 के बाद यानी 16 और 18 के बीच का लेना है, फिर यहाँ पर 17 मार्च के बाद तो 18 वाला, तो 18 वाला चलिए यहाँ पर आंसर आ गया। और फिर इधर कहा गया था 19 मार्च से पहले, तो 18 तक ही आप जा सकते हैं। तो ऐसा मान लेना है कि जो सबको सेटिस्फाई कर दे, तो 18 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज है, तो चलिए इसमें सभी त्रिभुज को काउंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद डबलिंग वाला, तो जैसे ये हो गया, इस तरह से आप डबलिंग कर करके जोड़िए। तो इस तरह से जोड़ते चलिएगा दोस्तों, तो टोटल जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि बड़ा वाला भी त्रिभुज है, इस तरह से बहुत सारे इसमें ये हो गया। फिर इसी तरह से आपको सबको चेक कर लेना। फिर यहाँ पर देखिएगा ये वाला भी एक पैटर्न आ जाएगा। तो इस तरह से मिला करके टोटल यहाँ पर 15 त्रिभुज है। अगला देखिएगा, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, स्थान बदल लेता है, तो बाएं से स्थान पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी तरह का क्वेश्चन है, ये सब देखिएगा प्रायिकता का अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है, तो जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी कीजिए।
हम आप लोगों को देखिएगा तो जो सिलेबस पैटर्न है इसके बारे में अभी से नहीं, पिछले 1.5-2 साल से आपको बताते आ रहे हैं कि बिहार जीके ये सब पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा 14 क्वेश्चन पूछा गया, सभी अच्छे लेवल का है। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक डिस्कशन देख लीजिएगा और न्यू पैटर्न जो है उसी अनुसार आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके की फुल तैयारी करवा रहे हैं। और बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक सब कुछ करवा रहे हैं। तो अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस अभी ऑफर चल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस पर आप सभी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा तो आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में जो लड़का है दोस्तों 23 लड़का है, तो 23 इसका आंसर हो गया। अगला देखिएगा 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला पासा दूसरे से बड़ा हो। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहला पासा, देखिए जब 2 पासा को फेंकेंगे, एक पासा में संभव यानी कुल परिणाम, एक पासा में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, तो 6 होगा यानी कुल परिणाम इसमें। लेकिन 2 पासा वाला में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कुल परिणाम 6 × 6 यानी 36 हो गया। कहा गया है कि पहला पासा दूसरे से बड़ा हो, तो यानी यहाँ पर देखिएगा दूसरे से बड़ा हो, तो यानी यहाँ पर 2 रखिएगा तो पहला पे 1, इसी तरह से। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 आप रखते हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर इधर 3 रखते हैं तो 2। यही चीज़ें आपको चेक करना है। तो चेक करते करते दोस्तों क्या हो रहा है कि पहला पासा दूसरे से बड़ा हो। हाँ चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा तो 15 यहाँ पर संभव मान आएगा और टोटल मान कितना है 36। तो 15/36 सॉल्व कर दीजिए, तो 5 दिया, यहाँ पर 3 से काटिएगा तो 5 हो गया और इधर 12, तो यानी 5/12 आंसर आ गया। देखिए बिहार एसएससी में इसी तरह का थोड़ा कुछ आपको क्वेश्चन उटपटांग देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। जितना भी प्रीवियस ईयर सब कुछ अगर आप बना लेते हैं, खास करके बीपीएससी का, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। जो भी यहाँ पर देखिएगा नए टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये सब पहले बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया रहता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपका 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए पूरा इस वीडियो में 150 का 150 सभी क्वेश्चन डिस्कशन करा दिए हैं। पूरा वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है।